एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप रात की नींद करके सुबह के लिए बेदार हो चुके हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अपनी आंखें मल रहे हैं और उठने के लिए तैयार हैं। आप जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, जमाई लेते हैं। जमाई लेने के बाद अपने दोनों पैर बिस्तर से उठाकर जमीन पर रखने की कोशिश करते हैं तो आपके पांव जमीन को नहीं छूते, आपके पांव पानी को छूते हैं, क्योंकि आपके घर में रात से अब तक 2 फुट पानी आ चुका है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तबाह हो चुकी हैं, जानमाज और किताबें भीग चुकी हैं। आपके घर का ये पानी 2 फुट से अब 3 से 4 फुट पे होने वाला है। आपकी जिंदगी तबाह होने वाली है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें कि जो कुछ आपने इमेजिन किया, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। पाकिस्तान का सूबा पंजाब अगस्त 2025 के रिलेंटलेस फ्लड की वजह से डूब चुका है। 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। एकड़ों के हिसाब से जमीन जो फसल देने वाली जमीन थी वो जेरे आब आ चुकी है। क्या ये रिलेंटलेस फ्लड्स हैं? ये रिलेंटलेस फ्लड नहीं है, ये पानी की या बारिश की कहानी नहीं है। ये कहानी है सिस्टेमिक फेलियर की, ये कहानी है रैपिड अर्बनाइजेशन की। और हमारे पॉलिटिशियंस ने बगैर कुछ समझे, बगैर रैशनली सोचे इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया, बिकॉज दैट इज अ स्केपगोट। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, हर चीज को अकल के पैमाने पर परखा करें, फिर उसके ऊपर कोई भी फैसला किया करें। ये सारी कहानी 15 लाख लोगों के बेघर होने की, जमीन के डूब जाने की, पंजाब के इफेक्ट होने की, इस सब के पीछे चल क्या रहा है? कहानी है क्या? आइए समझते हैं। लेट्स फोकस ऑन ग्राउंड जीरो। पाकिस्तान का सूबा पंजाब इस वक्त ग्राउंड जीरो है। उकाड़ा, कसूर, बहावलनगर सब मर्ज हो चुके हैं। 800 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, 2.5 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और इस वक्त अथॉरिटीज बोट्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज, यहां पर इशू कोई एक नहीं है। अगर आप इश्यूज की बात करेंगे, आपके जहन में पहली चीज आएगी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा, इसके हवाले से मैं डिटेल वीडियो में आपको समझा चुका हूं ये क्लाइमेट चेंज का होक्स है क्या। दूसरा रीजन आपका ये आएगा कि मे बी दिस इज अ फूड क्राइसिस। वेल, पाकिस्तान के सूबे पंजाब को एक मिनट के लिए जरा सोचो तो सही, ये सूबा है क्या? ये जो सूबा है ये पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट है। ये सूबा पूरे पाकिस्तान को गंदम देता है, ये सूबा पूरे पाकिस्तान को चावल देता है, ये सूबा पूरे पाकिस्तान को कॉटन प्रोवाइड करता है। अगर ये सूबा और इसकी जमीनें डूबती हैं तो पाकिस्तान में इनएविटेबल है कि फूड क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। लेकिन ये तो आफ्टर इफेक्ट्स है ना। जो लोग बेचारे अफेक्टेड हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दिस इज अ शेयर एंड अ प्योर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। अब यहां पर यह बात कहना कितना आसान है कि इंडिया ने सतलुज में, इंडिया ने रावी में, इंडिया ने चनाब में पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से हम डूब गए। हम चुल्लू भर पानी में डूबने के काबिल हैं। कहां है आपकी मैनेजमेंट? कहां है इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आपके जिनके इतने पर्क्स हैं कि उनके लिए स्पेशल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिनको रिटायरमेंट के बाद भी इतने फंड्स मिलते हैं? ये वो नालायक लोग हैं जिनको ये अंदाजा नहीं है कि डिप्लोमेटिक सतह पर अगर इंडिया ये राइट रखता है कि वो आपको अपडेट कर दे और पानी छोड़ दे इंडस वाटर ट्रीटी, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपका अगला स्टेप इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आप मिसमैनेजमेंट से भरपूर हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि एक आम आदमी की जिंदगी, एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी, दोबारा दिखाता हूं ये पाकिस्तानी में आपको, वजह ये एक आम पाकिस्तानी है। गवर्नमेंट हुकूमत ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ अपील है कि जनाब अपने दौरियां ਤੇ ना थोड़ा को खर्चा घट करो। ਅਸੀਂ पाकिस्तानी आवाम आ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्स देने आ। 4 जाना मैं रुड़दियां बचा के लेके आया, मेरा कसूर की है? मैं तो पाकिस्तान को टैक्स देना है वाला। ये पाकिस्तानी कोई फॉरेन ग्रेजुएट नहीं है, ये बड़े बड़े बैंकों में नौकरी नहीं करता। ये एक आम पाकिस्तानी है जो सरहद के इस पार भी रहता है, ये सरहद के उस पार भी रहता है। इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दीज मॉनसून रेन्स, पाकिस्तान इज ऑल्सो अफेक्टेड। लेकिन हमने टेबल पर नहीं बैठना अपने मसले हल करने के लिए। हमने अपने मुल्कों के अंदर मिसमैनेजमेंट जारी रखनी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर विशाल यादव डूब जाए या यहां पर मोहम्मद मंजूर डूब जाए, सरकार चलती रहनी चाहिए। दिस इज मिसमैनेजमेंट। ये फूड क्राइसिस है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट मोस्ट ऑफ ऑल दिस इज मिसमैनेजमेंट। आपका निजाम जिंदगी था क्या?
और आपने बना क्या दिया है। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा, आपको दूसरे रीजन को समझना पड़ेगा। और ये जो दूसरा रीजन है ना, ये बड़ा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करें। रीजन ये है कि आज अगर आप कराची की बारिशें देख लें जो रिसेंटली हुई है ना, बहुत पुरानी माजी की तो मैं बातें बता नहीं रहा हूं आपको, लाहौर को देख लें, इसी साल की कहानी है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं, शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। इस वक्त का जो पंजाब डूबा हुआ है, ये तो पाकिस्तान का रूरल पाकिस्तान है ना, रूरल पंजाब है, रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान है। ये रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इंडिया के पानी की वजह से डूबे हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन दूसरा रीजन, जो शहर डूबे हैं आपके, उन शहरों के बारे में क्या है। वो शहर डूबते हैं मैसिव एंड रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से। बात टेक्निकल कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मेरी नजर में हर वो पॉलिटिकल पार्टी इज मल्टीप्लाइड बाय 0 जो आकर ये कहती है कि हम लाहौर के अंदर एक मैसिव प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हम कराची के अंदर ये डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद को एक ग्रीन पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई एवरी पॉलिटिकल पार्टी फोकसेस ऑन मेट्रो सिटीज ओनली, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। वजह यह है कि यहां पर वोट बैंक है। अगर आप सारी डेवलपमेंट लाहौर में करेंगे, अगर आप सारी डेवलपमेंट कराची में करेंगे, सारी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में करेंगे, फैसलाबाद में करेंगे फॉर दैट मैटर, तो पता है क्या होगा ये कि राजनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ, बलूचिस्तान में मूसा खेल में जो बैठा हुआ इंसान है, जब वो देखेगा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो शहरों की तरफ रुख करेगा। शहर आपके ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे, आपका ड्रेनेज सिस्टम, आपका निजाम जिंदगी तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कराची का साइज देख के, ये 2 करोड़ आबादी है कराची की, लाहौर का साइज देख के आपको क्या लगता है, ये 1 करोड़ आबादी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बारे में आप कहते हैं 17 लाख आबादी है। आर यू लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज? बेवकूफ है आप, आपको अंदाजा नहीं है कितनी अर्बनाइजेशन हो रही है। और ये अर्बनाइजेशन इसलिए हो रही है कि आप सारी डेवलपमेंट बड़े शहरों में करते हैं, पूरे पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट नहीं होती। अभी हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट में एक बड़े पढ़े लिखे मिनिस्टर थे गौहर रशीद ने चंद दिनों पहले एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट की है, और उस ट्वीट पे उन्होंने वो इलाके बताए हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, वो चंद शहर हैं इस मुल्क के, बाकी क्या है, बाकी एरियाज में आपने कभी अपॉर्चुनिटीज पहुंचाई नहीं है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आज आकर ये कहती है ना, हम लाहौर को जन्नत बना देंगे और कराची को जन्नतुल फिरदौस बना देंगे, यू आर अ रॉन्ग नंबर। वजह, आप अपॉर्चुनिटी सखर में नहीं लेके आ रहे, नवाबशाह में नहीं लेके आ रहे, बदीन में नहीं लेके आ रहे, राजनपुर में नहीं लेके आ रहे, आप छोटे इलाकों में, मुजफ्फरगढ़ में नहीं लेके आ रहे। इन लोगों को आपने डूबने के लिए छोड़ दिया है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस रैपिड अर्बनाइजेशन है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब रही बात तीसरी, और वो है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से हम डूब गए। 1 मिनट के लिए जरा ये इंडस वाटर ट्रीटी को समझ तो लें कि ये कहानी है क्या। पाकिस्तान के जय्यद और सीजन्ड पॉलिटिशियंस को अगर आपने टेलीविजन पे रिसेंटली सुना हो, आप देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे लोगों की अक्लें हैं। इन्होंने छुड़ते ही इल्जाम लगा दिया इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने पानी छोड़ा और हम डूब गए, इंडिया ने कितना गलत किया। 1 मिनट के लिए जरा सोचें, आई एम पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान, बट जो बात हक की हो, सच की हो, वही करनी चाहिए। बात यह है कि इंडिया के अंदर जो लोग मौजूद हैं, भूख उनको भी लगती है, उनके बच्चे भी भूख से मरते हैं, उनके बच्चे भी सैलाब से मरते हैं, उनके यहाँ भी मुसीबत आती है, हमारे यहाँ भी आती है। तो हक की बात यह है कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आपको यह अंदाजा होता कि सतलुज का, रावी का और ब्यास का कंट्रोल इंडिया के पास है। इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय मॉनसून रेन्स, और जब उनके यहां पानी बढ़ जाएगा, 87% कैपेसिटी है, इतना ओवरफ्लो हो चुका था इंडिया के डैम्स, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने 1 लाख क्यूसेक पानी आपके यहां छोड़ दिया, दरियाओं में छोड़ दिया, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको अपडेट भी कर दिया। यही लीगल नॉर्म है, यही डिप्लोमेटिक स्टेटस है। आपको बता दिया, ये आपकी नाअहली है कि आपने 70-78 सालों में डैम्स नहीं बनाए, क्योंकि आपका फोकस तो था अर्बनाइजेशन और वोट बैंक, और लाहौर को और कराची को और इस्लामाबाद को और फैसलाबाद को डेवलप करना है। बाकी पाकिस्तान तो आपका है नहीं। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। दूसरा रीजन जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए वो है हाउसिंग सोसाइटीज
कैसे ब्यूरोक्रेट्स ने इस मुल्क में शामलात की ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने दी कि लोगों के घर निकल गए हैं पानी में, लोगों के घर डूब चुके हैं पानी में। क्यों? क्योंकि शामलात की ज़मीन पर जो दरिया का रिवर बैंक है, उस रिवर बैंक के ऊपर आपने हाउसिंग सोसाइटीज बनने दी। आज तक पिछले 78 सालों में कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन उन सीटों पे थे जिन सीटों पे पता होता है कि पेंशन भी मिलेगी, इन सीटों पे बैठे हुए सबकी लिस्ट निकालें, किस किस ने परमिशंस दी हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आई डोंट केयर आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप तीनों ही अफेक्टेड हैं। आपको हमेशा के लिए एक बात अपने दिमागों में बिठा लेनी है, आज अगर आपके घर पे, प्लॉट पे, प्लाजे पे, बिल्डिंग पे कोई कब्जा हो जाए, शायद आप ना छुड़ा सकें, शायद आप इतने बड़े बदमाश ना हो, लेकिन जो सबसे बड़ा बदमाश है ना, वो पानी होता है। क्योंकि पानी के रास्ते पे अगर कोई कब्जा करे, पानी अपना कब्जा हमेशा छुड़वा लेता है। और इस दफा हुआ क्या, पानी ने हर उस जगह से जो इंडिया में थी, जो पाकिस्तान में थी, जो इलीगल इंक्रोचमेंट थी, पानी ने अपना कब्जा छुड़ा लिया। I don't want to talk much about it, to be honest. I'm quite hurt with this situation. 800 अमवात, 2.5 लाख डिस्प्लेसमेंट्स, 15 लाख लोग अफेक्टेड, एंड दिस इज नॉट अ जोक गोइंग ऑन। आज हमारे अरबाब इख्तियार को अकल करनी चाहिए, आज इनको ये समझना चाहिए, ये जो मेरे मुल्क के लोग बेमौत मारे गए हैं ना, इनके भी ड्रीम्स थे, इनकी भी एस्पिरेशंस थी, ये भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये आपकी नाअहली की वजह से, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से मारे गए। एंड अगेन आई वुड स्ट्रेस मोर ऑन दिस ब्यूरोक्रेट्स। क्या करते हैं आप, किस बात के लिए इतने तालीम याफ्ता हैं आप, किस बात के लिए CSS करते हैं? मिनिस्टर्स में मैं पता है क्यों बात नहीं करता, फॉर वन सिंपल रीज़न, वो रबर स्टैंपिंग करते हैं। किसी ब्यूरोक्रेट ने अच्छी पॉलिसी बना दी, बिकॉज आई वर्क विद अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स इन माई बिजनेसेस, तो होता क्या है, ब्यूरोक्रेट ने अच्छी पॉलिसी बना दी, उन्होंने एंडोर्स कर दिया। जब ब्यूरोक्रेट ही इस किस्म की मिसमैनेजमेंट करेंगे तो मिनिस्टर से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? सबसे बड़ा इशू जो आपको याद रखना चाहिए हमेशा के लिए, ख़ास तौर पर हमारे पॉलिटिशियंस को, एक वाकया कोट कर रहा हूँ हिस्ट्री से, शायद किसी के कान में ये बात पड़ जाए और उसको एहसास हो जाए कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को बताया गया कि आपको खलीफा चुन लिया गया है, आगे बढ़िए और इस मनसब को संभालिए, तो जैसे ही वो चलते हुए आए तो वो ज़मीन पर गिर गए। 2 लोगों ने कंधों से पकड़ा उनको, क्योंकि ही वॉज नॉट रेडी, मेंटली ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस्लाम के अंदर तो आप अपने आप को नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आज हम डेमोक्रेसी में आगे बढ़कर कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म मैं बनूंगा, अगला लीडर मैं बनूंगा। तो जब आपने ये जिम्मेदारी उठाई है तो इस जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। इन लोगों की मौत आपकी गर्दन पे है। अगर आज आपने अकल के नाखून नहीं पकड़े तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि वो किसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से मरते जा रहे हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात बोझ ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो।